नमस्कार मित्रों, मैं विपिन कुमार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का उदय पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, ये आप लोगों को मैंने बताया था। उससे पहले आप सभी के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं, डूबते वक्त हमने सूरज को भी तन्हा देखा है, हमने सूरज को भी तन्हा देखा है। इसलिए आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डूबते सूरज न मत बनना, आप लोग चढ़ते हुए सूरज बनना या उगते हुए सूरज बनना। ठीक है? इसके बाद नवीन राज्यों का उदय हुआ है। तो नवीन राज्यों में कौन कौन से राज्य आए हैं, पहले तो ये जान लीजिए। नवीन राज्यों में बंगाल, मराठा, उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया, अवध, ये सारे राज्य जो नवीन राज्य हैं इनका उदय हुआ है। मैसूर, पंजाब, इनके बारे में आपको क्लास बाय क्लास पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम हम आपको पढ़ाते हैं नवीन राज्यों के उदय में बंगाल के बारे में। किसके बारे में? बंगाल। बंगाल के बारे में सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बंगाल उस समय सबसे समृद्ध राज्य था, सबसे शक्तिशाली राज्य था। कैसा था? सबसे समृद्ध राज्य था। ठीक, क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा है वो था हमारे मराठे। महाराष्ट्र के मराठा जो थे वो सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा, लेकिन मराठों ने भारत की जो सत्ता है वो क्या अपने हाथ में केंद्रित न कर सके। जैसे मुगलों ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, ऐसा मराठे न कर सके। मराठा अपने एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रहे। ठीक है? इसके बाद आते हैं बंगाल। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ व सबसे समृद्ध राज्य था। उस समय कैसा था? अत्यंत उपजाऊ भी था और सबसे समृद्ध राज्य भी था। ठीक है? अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई? प्रथम कोठी 1651 में शाह शुजा की अनुमति लेकर खोली। किसकी कोठी? 1651 में, ये डेट याद रखना, 1651 में शाह शुजा, किसकी? शाह शुजा की अनुमति से खोली। शाह शुजा की अनुमति से खोली क्या? पहली कोठी अंग्रेजों ने बंगाल में। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि राजवंश की एक महिला जो बीमार पड़ गई तो डॉक्टर बैटल ने उसका इलाज किया। किसने? राजवंश की महिला का इलाज किसने किया? डॉक्टर बैटल। राजवंश की महिला का इलाज डॉक्टर बैटल द्वारा किया गया। डॉक्टर बैटल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजवंश की महिला का इलाज डॉक्टर बैटल के द्वारा किया गया। इससे खुश होकर
इससे खुश होकर अंग्रेजों को 3000 वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार की छूट दी गई। किससे? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार की छूट, टैक्स फ्री व्यापार की छूट दी गई, व्यापार की छूट। यानी कि अंग्रेज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार कर सकते थे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा भी बंगाल के साथ में जब हम लोग पढ़ते हैं, बंगाल पढ़ते हैं तो बिहार एवं उड़ीसा जरूर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं उसका आप ये जान लीजिए कि उस समय जो बंगाल राज था, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक फैला हुआ था। ठीक है। इसके नेक्स्ट 1698 में सूबेदार अली मुसान ने कंपनी को 3 गांव जागीरदारी के रूप में दिए। इसने सूबेदार अली मुसान ने, सूबेदार किसने? अली मुसान। इनका क्या नाम था? अली मुसान। अली मुसान ने 3 गांव किसको दिए? 3 गांव कंपनी को। कौन सी कंपनी? पिछले क्लास में आपने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 गांव कंपनी को दिए किसके? जागीरदारी के रूप में। यानी कि अब वहां के जागीरदार थे या जमींदार भी कह सकते, तो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कौन कौन से गांव थे? पहला था सूनातानी, सूनातानी। दूसरा कौन था? आधुनिक कलकत्ता, कलकत्ता। एवं तीसरा था आपका गोविंदपुरी। कौन सा था? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। कौन कौन से गांव? सूनातानी, कलकत्ता एवं गोविंदपुरी। इन 3 गांवों को मिलाकर जो आप आज के स्वरूप में कलकत्ता को देखते हैं, इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी गई। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1717 में फर्रुख सयार जो मुगल शासक था, कौन? 1717 में, 1717 में फर्रुख सयार, फर्रुख सियार पुनः 3000 रुपए वार्षिक लेकर, 3000 रुपए कितना? वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में 3000 रुपए। पुनः 1717 में फर्रुख सयार पुनः 3000 रुपए वार्षिक लेकर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार की छूट देता है। ठीक। टैक्स फ्री व्यापार की छूट किस किस में? फिर टैक्स फ्री व्यापार, टैक्स फ्री व्यापार किस किस में? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। 1717 में कौन? फर्रुख सयार ये अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। ठीक है। इसके बाद बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है, पटल पर स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है उस समय 1713 से 1727। पहले बंगाल के नवाब कौन बनते हैं? मुर्शीद कुली खां। बंगाल के पहले नवाब, बंगाल के पहले नवाब बंगाल के पहले नवाब कौन बनते हैं? मुर्शीद कुली खां।
मुर्शीद कुली खां, इनका समय रहता है 1713 से 1727 तक। 1713 से 1727 कब तक रहता है? मुर्शीद कुली खां बंगाल के पहले नवाब बनते हैं। इनका टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1727 तक रहता है। क्या होता है कि 1700 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां जो बंगाल के सूबेदार थे, इस समय क्या थे? जब औरंगजेब भारत में शासन कर रहा था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के समय ये बंगाल के सूबेदार हुए। क्या हुए? औरंगजेब के समय बंगाल के सूबेदार कौन बनाए गए? मुर्शीद कुली खां। बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां बनाए गए। सूबेदार मुर्शीद कुली खां बनाए गए। कौन बनाए गए? सूबेदार मुर्शीद कुली खां। याद रखना, कुली खां और यही बंगाल के पहले नवाब भी हुए। ठीक है। इन्होंने जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अपने आप को बंगाल को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1713 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने के समय बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां बनाए गए। ये कब बनाए? औरंगजेब ने इनको 1701 में बंगाल का सूबेदार बनाया था। कब? 1701 में बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1713 में फर्रुख सैयद ने इनको पुनः सूबेदार बनाया। 1713 में फर्रुख सैयद द्वारा इनको पुनः सूबेदार नियुक्त किया गया। फर्रुख सैयद ने पुनः सूबेदार बनाया। इसको पुनः सूबेदार बनाया। मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बनाया। मुर्शीद कुली खां को पुनः सूबेदार बनाया। ठीक है। इससे 1717 में इनको तीसरी बार फिर रिपीट किया गया। कब? 1717 में इनको फिर से बनाया गया। 1717 में इनको फिर से सूबेदार बनाया गया। 1717 में इनको फिर से सूबेदार बनाया गया। ठीक है। लेकिन इन सभी घटनाक्रम से पहले एक समय आता 1700 ईस्वी। 1700 में इनको क्या बनाया गया था? 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का दीवान। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान कब बनाया गया, तो आप लोग याद रखेंगे कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान 1700 में बनाया गया। लेकिन 1701 में क्या बनाया गया? इनको सूबेदार बनाया। इसने औरंगजेब ने बनाया। इसके बाद 1713 में पुनः फर्रुख सैयद ने इनको क्या बनाया? सूबेदार बनाया। फिर 1717 में पुनः इनको सूबेदार बनाया गया। ठीक। अब मुर्शीद कुली खां ने कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य किए बंगाल में, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, क्या किया? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत ये इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई। ठीक। इन्हीं के द्वारा अपनी राजधानी ढाका, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? ढाका। दूसरा, राजधानी
ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, मुर्शिदाबाद ट्रांसफर की, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। क्या किया? स्थानांतरित की। राजधानी पहले कहाँ थी? ढाका थी बंगाल की, बाद में इन्होंने कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में की। मुर्शिदाबाद आधुनिक बंगाल में है, मुर्शिदाबाद आधुनिक बंगाल का एक जिला है, जबकि ढाका इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, इतना तो सभी को मालूम होगा। ढाका वर्तमान में कहाँ की राजधानी है? ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। और जो मुर्शिदाबाद है आपका, वो क्या किया गया? वो इस समय बंगाल का एक जिला है। ठीक है, इसके बाद 1727 तक इनका कार्यकाल रहा। 1727 में सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं। 1727 से 1739 तक इनका कार्यकाल रहता है। सुजाउद्दीन 1727 से 39 तक इनका कार्यकाल रहता है। किसका? सुजाउद्दीन का 1727 से 39 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये क्या है? सुजाउद्दीन ये मुर्शीद कुली खां के दामाद थे। कौन थे? मुर्शीद कुली खां के दामाद थे सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के दामाद थे, कुली खां के दामाद। मुर्शीद कुली खां के दामाद थे। बिहार और बंगाल दोनों को इनका सूबेदार बनाया गया। किसका? बिहार एवं बंगाल का। बिहार एवं बंगाल का सूबेदार बनाया गया। बिहार एवं बंगाल। इनके समय अली वर्दी खां को इन्होंने बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था? अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। इसके बाद आते हैं बंगाल के जो नवाब हैं सुजाउद्दीन के बाद 1727 से 1739 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद आते हैं सरफराज खां 1739 से 40। इनका कार्यकाल मात्र 1 साल रहा। कौन आते हैं? सरफराज खान। सरफराज खान इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1739 से 40 तक था। 1739 से 40 तक था सरफराज खान का टाइम पीरियड। इनकी हत्या गिरिया नामक स्थान पर अली वर्दी खां द्वारा कर दी गई। गिरिया नामक स्थान पर इनकी हत्या, गिरिया नामक स्थान पर इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? स्थान पर इनकी हत्या अली वर्दी खां के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? सरफराज खां की अली वर्दी खां के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके बाद जब अली वर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दी, उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? अली वर्दी खां, जो 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब रहते हैं। कौन? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां 1740 से 56 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 1740 से 1756 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। किसका? अली वर्दी खां का। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्हें अली वर्दी खां ने ही यूरोपियन लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। क्या कहा था? अली वर्दी खां द्वारा कहा गया कि ये मधुमक्खियों का छत्ता है।
यूरोपियों को मधुमक्खी का छत्ता किसने कहा? ये क्वेश्चन अगर आता है कि यूरोपियों को मधुमक्खी का छत्ता कहने वाला कौन व्यक्ति है? यूरोपियों को मधुमक्खियों का छत्ता किसने कहा? छत्ता किसने कहा? तो किसने कहा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो मधुमक्खियों का छत्ता कहने वाला व्यक्ति अलीवर्दी खां है। इन्होंने कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे। क्या कहा? तो ये शहद देंगे। शहद देने का मतलब ये नहीं कि यूरोपीय लोग शहद दे रहे थे, इसके मतलब ये था कि अगर इनको छेड़ोगे तो ये युद्ध करेंगे, युद्ध में पराजित कर देंगे और हमसे हमारी सत्ता छीन लेंगे, और अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये हमारे साथ व्यापार करेंगे, हमको व्यापार से कुछ मुनाफा होगा। अलीवर्दी खां का कहने का तात्पर्य ये था। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला 1756 से 1757। कौन से? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इनके बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, इसी टाइम पीरियड में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध भी हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक, अंग्रेजों ने कलकत्ता एवं फ्रांसीसियों ने विजयनगर की किलेबंदी की। किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में। सिराजुद्दौला ने मना किया तो अंग्रेज नहीं माने, लेकिन फ्रांसीसी मान गए। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की एवं फ्रांसीसियों ने विजयनगर की, बट फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है। सिराजुद्दौला आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। चार जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार पर आक्रमण किया गया। ठीक है, उसके बाद 15 जून 1756 को कलकत्ता पर 15 जून 1756 को किस पर अटैक किया? कलकत्ता पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? कलकत्ता पर आक्रमण या घेराव कलकत्ता का कह सकते हैं, आक्रमण सिराजुद्दौला द्वारा किया गया। और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने अपने अधीन कर लिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम कहाँ पर है? फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला द्वारा अपने अधीन किया गया। सिराजुद्दौला द्वारा अपने अधीन कर लिया, या जीत लिया, ये भी कह सकते हैं, अधीन कर लिया। ठीक है, 15 जून 1756 को क्या करते हैं? सिराजुद्दौला कलकत्ता पर
आक्रमण करते हैं और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी समय प्लासी का युद्ध भी हुआ है। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। किस किस के बीच? 23 जून 1756 को 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इस प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? नवाब सिराजुद्दौला की हार। नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई। नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है। इस हार का मुख्य कारण क्या था? इस हार का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर के द्वारा दिया गया धोखा। मीर जाफर के द्वारा दिया गया धोखा। मीर जाफर के द्वारा दिया गया धोखा। क्या था? मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया। क्या किया गया? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इसमें मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल गया या ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला भागकर कहाँ पहुंचता है? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचता है। यहाँ कहाँ पहुंचता है? इसके बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचता है। यहाँ पर मीर जाफर के लड़के मीरन ने हामिद बेग से इसकी हत्या करवा दी। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे कि नवाब सिराजुद्दौला की हत्या किसने की। तो ये आप याद रखना, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या नवाब सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? हमीद बेग ने की। किसने? हमीद बेग ने। आप लोगों को बताया जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला की हत्या मीर कासिम के द्वारा कर दी गई। ये बिल्कुल गलत है। नवाब सिराजुद्दौला की हत्या मीर कासिम के द्वारा नहीं की, सॉरी मीर कासिम के द्वारा नहीं की गई। ठीक, सॉरी मीर जाफर के द्वारा नहीं की गई। मीर जाफर के लड़के ने किसके द्वारा करवाई? हमीद बेग के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। ठीक है। इसके बाद मीर जाफर को कर्नल क्लाइव द्वारा क्या बनाया जाता है? कर्नल क्लाइव द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कौन? मीर जाफर 1757 से 1760। मीर जाफर 1757 से 1760 तक 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब बनते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि कर्नल क्लाइव के गीदड़ थे या कर्नल क्लाइव के गधा थे। कौन? मीर जाफर। ठीक है। मीर जाफर के समय में ही
मीर जाफर के समय में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई, लेकिन एक घटना जरूर घटित हुई। इनके समय में ही अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो नामक नीति अपनाई। फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। क्या किया? फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों ने अपनाई। किसके? मीर जाफर के समय में। इनका कार्यकाल 1757 से 1760 रहा है। इनको कर्नल क्लाइव का गीदड़ या गधा भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही किसके साथ धोखा किया था? नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। सीधी सी बात है, जब आपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया है तो ये चीज अंग्रेज भी जानते थे कि जब आप नवाब सिराजुद्दौला के नहीं हुए तो आप मेरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको इन्हीं के समय में फूट डालो राज करो की नीति आई और 1760 में इनको पुनः अंग्रेजों ने हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कितना? 1760। मीर कासिम मीर कासिम 1760 से 1763 इनके भी समय में बहुत ज्यादा घटनाएं घटित नहीं हुई। 1760 से 63 बस इन्होंने एक जो इनके समय में एक घटना घटित हुई, उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की। कहाँ की? मुंगेर। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब रहे। इन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल में अंग्रेजों का अच्छा खासा बोलबाला था, तो उनसे अंग्रेजों से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर कर दी? मुंगेर। मुंगेर आधुनिक बिहार में एक जिला है मुंगेर, ठीक है। यहाँ पर अपनी राजधानी मीर कासिम के द्वारा ट्रांसफर की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने पुनः इनको हटाकर 1763 में फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसको मीर जाफर पुनः फिर नवाब बनाए गए। मीर जाफर 1763 से मीर जाफर 1763 से 65 पुनः इनका कार्यकाल कितना रहा? 1763 से 1765 तक अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? मीर जाफर ने, इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, नंबर 1, मीर जाफर ने नमक पर 2.5% टैक्स लिया। क्या लिया? 2.5% टैक्स लिया। 2.5% टैक्स लिया। किसने? 2.5% कर लेकर और सभी छूट प्रदान की अंग्रेजों को, और सभी अंग्रेजों को छूट प्रदान की। अंग्रेजों को छूट दी। किसने? मीर जाफर ने, ठीक है। इतना समझ में आया? इन्हीं के समय में, मीर जाफर के समय में ही क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। 22 एक ये महत्वपूर्ण घटना है, बक्सर का युद्ध। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कई एक बार पूछा भी गया है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 कब हुआ? 22 अक्टूबर
1764 को हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। देखा जाए तो बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति का स्थापनीकरण कहलाता है भारत में। बक्सर के युद्ध में एक तरफ मीर कासिम और मीर जाफर दोनों की संयुक्त रूप से सेना लड़ रही थी और एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर के युद्ध में परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई और यहीं से भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। कहां से? बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध, बक्सर ये कहाँ है? बक्सर आधुनिक बिहार में है। ठीक है। इसके बाद निजामुद्दौला शासक बनते हैं 1765 से 66। ये अल्पवयस्क थे, मीर जाफर के पुत्र थे। निजामुद्दौला निजामुद्दौला 1765 से 66 तक ये अल्पवयस्क थे। कैसे थे? अल्पवयस्क थे और ये मीर जाफर के पुत्र थे। कौन थे? मीर जाफर के पुत्र भी थे। मीर जाफर के पुत्र। ठीक है। इस समय क्या हुआ? इनके समय में अंग्रेजों ने सभी अधिकार अपने पास रख लिए। क्या किया? अंग्रेजों ने सभी अधिकार अपने पास रख लिए। सभी अधिकार अपने पास रख लिए। अपने पास रख लिए। किसने? अंग्रेजों ने। ये कहा गया कि ये अल्पवयस्क हैं, इसलिए ये सत्ता अच्छे से नहीं चला सकते हैं, तो सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे। इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधियां हुई। इलाहाबाद में 2 संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त 1765 कब हुई? 12 अगस्त 1765 को हुई। ये शाह आलम सेकंड के साथ हुई। शाह आलम सेकंड के साथ हुई। इसमें निजामुद्दौला एवं क्लाइव के सिग्नेचर थे। किसके? निजामुद्दौला एवं क्लाइव के निजामुद्दौला एवं क्लाइव के सिग्नेचर रॉबर्ट क्लाइव के हस्ताक्षर थे। किसमें? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। शाह आलम सेकंड के साथ हुई। किसके साथ हुई? शाह आलम सेकंड के साथ हुई, लेकिन इस पर सिग्नेचर निजामुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के थे। ठीक है। इलाहाबाद की, इसके बाद आती है इलाहाबाद की सेकंड संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। कब हुई? 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 को हुई। इसमें शुजाउद्दौला एवं क्लाइव की मध्य हुई। ये किसके मध्य? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव एवं क्लाइव के मध्य। सेकंड संधि किसके साथ हुई? इलाहाबाद की
शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के साथ हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जब इलाहाबाद की सेकंड संधि हुई तो इसकी मुख्य शर्तें क्या क्या रखी गई। ठीक है, इसकी शर्त रखी गई कि अवध का राज्य कड़ा एवं इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल जाएगा। किसको? नवाब को। इसकी मुख्य शर्तें, इलाहाबाद की सेकंड संधि की मुख्य शर्तें, इलाहाबाद की सेकंड संधि की मुख्य शर्तें, मुख्य शर्तें। नंबर 1, इलाहाबाद की सेकंड संधि की मुख्य शर्त क्या थी कि अवध का राज कड़ा एवं इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को पुनः वापस, क्या था? अवध का राज अवध का राज कड़ा एवं इलाहाबाद को छोड़कर, इलाहाबाद को छोड़कर, इलाहाबाद को छोड़कर पुनः अवध के नवाब को वापस, छोड़कर पुनः अवध के नवाब को वापस, पुनः अवध के नवाब को मिल जाएगा, अवध के नवाब को दे दिया जाएगा। ठीक। दूसरी शर्त थी कंपनी को 50 लाख रुपए व चुनार का दुर्ग अवध के द्वारा दिया जाएगा। कंपनी को 50 लाख रुपए व चुनार का दुर्ग, चुनार का दुर्ग अवध के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? अवध की, अवध के द्वारा दिया जाएगा। ये याद रखना कि शर्तें क्या क्या थीं, अवध के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा था टैक्स फ्री कंपनी का व्यापार। तीसरी शर्त थी कंपनी द्वारा कर मुक्त शासन, कर मुक्त शासन, कर मुक्त व्यापार, सॉरी कर मुक्त क्या किया जाएगा? व्यापार किया जाएगा। कंपनी द्वारा टैक्स फ्री व्यापार किया जाएगा। चौथी और महत्वपूर्ण थी कि अवध की सुरक्षा के हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण थी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण थी कि कंपनी की सेना अवध की सुरक्षा के लिए रहेगी। कंपनी की सेना, कंपनी की सेना अवध की सुरक्षा करेगी, अवध की सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? कंपनी की जो सेना है वो अवध की सुरक्षा करेगी, लेकिन इसका खर्च कौन देगा? खर्च अवध के नवाब देंगे, खर्च अवध के शासक देंगे। यानी कि अवध की सुरक्षा कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना होगी वो अवध की सुरक्षा कर रही है, लेकिन इसका जो खर्च दे रहे हैं वो कौन है? अवध के शासक हैं। और लास्ट है आपका, इसी से बंगाल में द्वैध शासन प्रथा लागू होती है 1765 से 72 तक। बंगाल में द्वैध शासन प्रथा लागू 1700, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72, 1765 से 72 तक। कब? 72 तक। इसका जो टाइम पीरियड था
द्वैध शासन का 1765 से 72 था। इसमें क्या है, निजामुद्दौला से फरवरी 1765 में प्रांत की सुरक्षा कंपनी के हाथ में। अब यहाँ क्या हुआ कि जो निजामुद्दौला थे, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला निजामुद्दौला से फरवरी 1765 में जो राज्य की सुरक्षा थी वो कंपनी को दे दी गई। किसकी? राज्य की सुरक्षा कंपनी के हाथ में। राज्य की सुरक्षा किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। क्या हुआ कि निजामुद्दौला से ये कहा गया कि अब आप राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते। राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? कंपनी करेगी। और नवाब की सेना समाप्त हुई और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का सारा बंदोबस्त किया। इस समय द्वैध शासन से क्या किया गया कि नवाब से ये कहा गया कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते, आप की सुरक्षा हम करेंगे। कौन करेंगे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और आपको इसके लिए मुझे क्या देना होगा? बाकायदा इसके लिए आपको मुझे वेतन देना होगा जितना हम बताएंगे। अगर आप वेतन नहीं दे सकते तो कुछ एक राज्य दीजिए, कुछ क्षेत्र दीजिए जिस पर हम अपना अधिकार जमा सकें, उस पर राज कर सकें, वहां से हम टैक्स वसूल कर सकें। ये क्या था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पॉइंट गुरुकुल को सपोर्ट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।